નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ બહેનો. ધોરણ 10 હિન્દી ટાટ સેકન્ડરી માટે આપણે એક એક વાક્યના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા આજે કરવાની છે. અગાઉ આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે પાઠ 1થી લઈ અને 24 સુધીમાં જેટલા 1-2 વાક્યના પ્રશ્નો હતા તેની ચર્ચા તે કરી ચૂક્યા હતા. આ વિડીયો દ્વારા ધોરણ આપણે 10નું લઈએ અને એમાં જે 1-2 માર્કના છે એ એટલે કે 1-2 વાક્યના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા કરવાની છે. તમે સૌ જાણો છો કે આપણા પેપરની અંદર ટાટ સેકન્ડરીના પેપરમાં 15 માર્કના છે 1-2 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તેમાં પાઠ અને કાવ્યના આધારે હોય છે, કેટલાક વ્યાકરણના હોય છે. જો પાઠ અને કાવ્યના આવે તો આપણો એક પણ માર્ક કપાય નહીં. તે માટે આજે આપણે આ પ્રશ્નો છે એ લઈએ. આ વિડીયોમાં આપણે પાઠ 1થી લઈ અને 11 સુધીના છે એ લઈશું. ત્યાર પછીનો છે એ આપણે અલગ કરશું. આ ઉપરાંત તમારે ટાટ સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હો અને પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને વિષય વસ્તુની પીડીએફ જોતી હોય તો પણ તમને મળી રહેશે. એ માટે એક નાનકડી પ્રોસેસ છે, તે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. છતાં નવા હોય તેના માટે આપણે માહિતી આપી દઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ટાટ સેકન્ડરી માટે મુખ્ય પરીક્ષા માટે જે તમારે ધોરણ 9, 10 અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રની પીડીએફ જોતી હોય તો અહીં જે નંબર આપેલો છે 9979363956 એની પર તમે વોટ્સએપ દ્વારા કોન્ટેક કરશો તો તમને છે એ પીડીએફ મળી રહેશે. તમને એક QR કોડ આપવામાં આવશે અને તેના આધારે છે તમે પે કરશો એટલે તમને પીડીએફ છે વોટ્સએપમાં મળી જશે. તો હવે આપણે આપણો મુખ્ય હેતુ એટલે કે 1-2 વાક્યના જે પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા છે એ શરૂ કરીએ. ધોરણ 10ની હિન્દીમાં સૌથી પહેલું ચેપ્ટર છે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાને. એમાં કોઈ 1-2 માર્કના એક વાક્યના છે પ્રશ્નો નથી. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 2 આપણે સીધા જ હવે ચેપ્ટર ઉપર જઈશું. બીજી કોઈ આડેવળી વાતો છે એ નહીં કરીએ. આની અંદર પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે એક વાક્યમાં ઉત્તર लिखिए. પહેલો પ્રશ્ન છે बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़कर रोती थी. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે बुद्धिराम के घर उत्सव में पुड़िया बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो बुद्धिराम के लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसीलिए बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी. तीजो प्रश्न बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? उत्तर बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. चौथो प्रश्न किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? उत्तर काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी. छठो प्रश्न है बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? उत्तर बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वाद इंद्रिय थी. आ उपरांत કેટલાક વધારાના પ્રશ્નો છે. रूपा की आंख खोलने पर उसने क्या देखा? उत्तर है रूपा की आंख खोलने पर उसने देखा कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पुड़िया के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी. बीजो प्रश्न कौन सा दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया? बूढ़ी काकी जूठे पत्तों पर पुड़िया के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी. यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया. तीजो प्रश्न बूढ़ी काकी कैसे खाना खा रही थी? तो भोले भोले बच्चे जो मिठाइयाँ खाकर मार और तिरस्कार ये सब भूल जाते हैं, वैसे बूढ़ी काकी सब भुलाकर खाना खा रही थी. चौथा प्रश्न लाडली की पुड़ियों का काकी पर क्या असर हुआ? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था. बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में काकी से किसे अनुराग था? बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में काकी से केवल बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली को ही अनुराग था. तीजो चैप्टर से छवैया. पहलो प्रश्न तेमा मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसना चाहते थे. बीजो प्रश्न पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं. तीजो प्रश्न रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना
चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? उत्तर, पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इनका इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नन्ही गायों के बीच चरने का मौका मिले। आ उपरांत કેટલાક વધારાના પ્રશ્નો પણ આમાં પણ છે। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होगा? 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने में प्राप्त होगा। कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबली पाने के लिए क्या त्यागने को तैयार है? कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबली को पाने के लिए आकाश, पाताल और मृत्यु के तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार है। चौथું ચેપ્ટર છે જેનું નામ છે એક પ્રશ્ન 4 उत्तर। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, लेखक को किस बात की खब्त है? उत्तर, लेखक को खब्त इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। बीजो प्रश्न, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। तीजो प्रश्न, हम किसकी जय जयकार करते हैं? हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। चौथा प्रश्न, सच्चा देशभक्त कौन है? उत्तर, जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। लेखक के पहले मित्र कौन थे? उत्तर, लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। ત્યારબાદ પાંચમું ચેપ્ટરના કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ। मीरा ने किन के साथ बैठकर लोकलाज खोई? तो मीरा ने साधु संतों के साथ बैठकर लोकलाज खोई। बीजो प्रश्न, राणा जी को क्या पसंद नहीं था? उत्तर, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी, राणा जी को यह पसंद नहीं था। और मीरा की सास मीरा को क्या कहती थी? मीरा की सास मीरा को कुलनाशिनी कहती थी। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा ने किन किन से रिश्ता तोड़ लिया? तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा ने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया। त्यार पछीनो प्रश्न, मीरा के लिए सदगुरु किसके समान है? मीरा के लिए सदगुरु खेवनहार के समान है। ત્યારબાદ છે ચેપ્ટર નંબર 6 કાલિદાસ का प्राणी प्रेम। આમાંથી પણ આપણે કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ। कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। हिरण शावक किसके बाण से घायल हुआ था? तो हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। तीजो प्रश्न है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? कालिदास हिरण शावक को मल्लिका के घर ले गए। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। કેટલાક વધારાના પ્રશ્નો આમાં પણ છે। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुंचा था। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को कैसे जानता था? उत्तर, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतुसंहार के कवि के कारण जानता था। दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा? हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था, इसलिए दंतुल ने उसे अपनी संपत्ति कहा। चैप्टर नंबर 7 है जन्मभूमि। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो जन जन के हृदय में गंगा, यमुना जैसी नदियाँ बसी है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? उत्तर, जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई है। शांति निकेतन क्या है? उत्तर, शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। 8मुं चैप्टर है सुधा मूर्ति। एમાં पहला प्रश्न, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? उत्तर, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था।
विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? તેમનો उत्तर है विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर विरोध करेगी। चौथा प्रश्न, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। छठा प्रश्न है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक की सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। सातवां प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठे? उत्तर, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठे कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। ત્યારબાદ કેટલાક एक्स्ट्रा प्रश्नों છે। टेल्को कंपनी ने सुधा को तार के द्वारा क्या संदेश भेजा? टेल्को कंपनी ने सुधा को तार के द्वारा संदेश भेजा कि कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। सुधा ने दृढ़ता से कंपनी के बुजुर्ग सज्जन से क्या कहा? सुधा ने दृढ़ता से कंपनी के बुजुर्ग सज्जन से कहा कि महिलाओं की आपकी कंपनी में नियुक्ति के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, अन्यथा आपकी फैक्ट्री में कभी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त प्रथम महिला कौन थी? टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त प्रथम महिला सुधा कुलकर्णी थी। सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्याग पत्र क्यों दिया? सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। सुधा मूर्ति ने कहाँ से अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए? तो सुधा मूर्ति ने बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। ત્યારબાદ ચેપ્ટર 9 કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ। कुत्ते की सीखना। खरहा कहाँ रहता था? उत्तर से एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी, खरहा उनमें छिपकर रहता था। बीजो प्रश्न है, खरहा नींद से क्यों जाग गया? उत्तर, कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरहा नींद से जाग गया। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ वन में 4 मिनट तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी? तो लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा खरहे का बीहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। 5वां प्रश्न, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? इस काव्य के आधार पर बताइए। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। चैप्टर नंबर 10, जीने की कला। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? हंसी खुशी से जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। जीवन की समस्या किससे ठीक समझा था? तो चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। 11वां चैप्टर से भारतवर्ष हमारा है। एवं पहला प्रश्न, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? उत्तर, करोड़ों कंठों से यह आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बीजो प्रश्न, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। नवयुग के नयनों में क्या भरा है? उत्तर,
नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। भारत का अस्तित्व कब से है? भारत का अस्तित्व कब से है? तो नव सृजन के स्वप्न जागे थे तब से भारत का अस्तित्व है। नव सृजन के स्वर कब जागे थे? तो तारे और सूरज अस्तित्व में आए तब से नव सृजन के स्वर जागे थे। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે પાઠ 1 થી લઈ એટલે કે કાવ્ય 1 થી લઈ અને 11 સુધીના પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં જોયા। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર કરજો અને કોમેન્ટ છે અવશ્ય કરજો જેથી કરીને આમ ખ્યાલ આવે કે હવે આપણે નવો વિડીયો શેનો બનાવવો। તો મળીએ હવે 12 થી લઈ અને જે પછીના છે એ બધા એના એક એક માર્કના પ્રશ્નો માટે। ત્યાં સુધી દરેકને પરીક્ષાની શુભેચ્છાઓ।